बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदान बात करते हैं इस पर कि आज इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है सदर पाकिस्तान को। लेटर लिखा 29 जनवरी को। आज वो लेटर कह लीजिए कि सरफेस हुआ है, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान से एक मुतालबा किया है। बड़ा दिलचस्प है। और क्या कहा उन्होंने, देखिए। उन्होंने लिखा है कि प्रेसिडेंट साहब, आज पीटीआई कोर और पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ और हमने सब ने मिलकर एक मुत्तफ़िका करारदाद इसमें मंजूर की है। और उस करारदाद में यह है कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं बहैसियत सदर, बहैसियत सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान के, कि आप नोटिस लीजिए कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। और इसका जो सबसे ताज़ा तरीन जो इसकी मिसाल है वो ये है कि केपी के गवर्नर ने कहा है कि वो इलेक्शन के लिए डेट नहीं दे सकते, एज दैट वुड बी गिवन बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो तो दी जाएगी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो हम इस रेजोल्यूशन के ज़रिए आपकी तवज्जो इस जानिब भी मरकूज़ कराना चाहते हैं कि एब्डक्शंस हो रही हैं, झूठी FIRs हो रही हैं, टॉर्चर्स हो रहे हैं, थ्रेट्स दी जा रही हैं। तो ये जो करारदाद है ये आपसे इस बात का मुतालबा करती है कि आप नोटिस लीजिए और एक्शन लीजिए ऐसी तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो कि आईन पाकिस्तान को रोंद रही हैं। ज़ाहिर अल्फाज मेरे अपने ये इस अंदाज से ये उन्होंने कहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं सियासी मंजरनामे में जिस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफकोर्स इमरान खान साहब के बाद सीनियर मोस्ट रहनुमा यानी कि वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो शाह साहब बता दीजिए, क्या आपको इस बारे में कुछ कम्युनिकेट हुआ है? अब से कुछ मिनट्स पहले की ये डेवलपमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। वो कहते हैं जनाब ये सियासी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तमाम सियासी कायदीन को उसके लिए एक मेज़ पर बैठना चाहिए। ऑफिशियली उसमें दावत दे दी गई है इमरान खान साहब को भी। वो ये बता रहे हैं हुकूमती ज़राए कि अयाज सादिक साहब ने इस बारे में रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब को और असद कैसर साहब को कि इमरान खान साहब से भी गुजारिश कीजिए कि इस APC में आएँ। पहले तो बताइए, आपको इत्तला है, चूँकि बिल्कुल अभी ताज़ा तरीन खबर है ये। बदामी साहब, मैंने टीवी पे टिकर ज़रूर देखा है, लेकिन फॉर्मल हमें इनविटेशन मिला है। अभी मेरी ये मुसद्दका खबर मेरे पास नहीं है। हो सकता है आ गई हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन पहले मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा। जी सर। हुकूमत ये तो फैसला कर ले, वो चाहती क्या है? वो हमसे बैठकर बात करना चाहती है या हमें दबाव में लाना चाहती है? एक तरफ वो हम पर केसेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कभी बगावत का और कभी किसी और चीज़ का, दहशतगर्दी का मुकदमा कर देते हैं। हमारी हकरसी का आलम यह है कि हमारी FIR नहीं कटती। आज कैफियत ये है कि पंजाब में एक ऐसा निगरान सेटअप मुसल्लत किया गया है जिस पर कि हमें ज़रा भी एतमाद नहीं है। आज पूरे पंजाब में ऐसी तैनातियां की गई हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, ऐसे ऑफिसर्स लगाए गए हैं, पुलिस की तैनातियां की गई हैं, ऐसे अपना कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लगाए गए हैं जिनका एक वाज़े रोल रहा है कि वो अपने, जब हमजा शहबाज यहाँ वज़ीर आला थे, उन्होंने खुल्ला तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये माइंड में, अच्छा IMF के साथ गुफ्तगू चल रही है। हाँ। और वो गुफ्तगू भी खटाई में पड़ गई है। वो कह रहे हैं कि जब तक मेन ऑपोजिशन जमातें इस पर ऑन बोर्ड नहीं होंगी तो हम हुकूमत के साथ क्या मुआहदा करें। हुकूमत की कैफियत ये है कि वो सब तो हुकूमत में है, ऑपोजिशन है क्या सिवाय तहरीक इंसाफ के? आज ऑपोजिशन में कौन है? बाकी तो सब सरकार की बोली बोल रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी सरकार का और बाकी जमातें भी कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो ये बताइए तहरीक इंसाफ किस अंदाज में इनके साथ बैठे? तो आप ये कह रहे हैं इन हालात में जब मुकदमात हो रहे हैं, वही बगावत के हो रहे हैं, इन हालात में गवर्नमेंट के साथ हम बैठना आउट ऑफ क्वेश्चन है, नहीं बैठ सकते। बदामी साहब देखें, सुन लीजिए ना, फवाद चौधरी के साथ, आजम स्वाति के साथ, शहबाज गिल के साथ, शेख रशीद के साथ, अपना हमारी एक और MNA शंदाना गुलजार साहिबा, इनके साथ ये क्या हो रहा है? कभी आप हमारे लीडरशिप की तस्दीक करते हैं,
किस्म किस्म के अपना ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कभी रिकॉर्डेड वॉइस लीक हो रही है, कभी कुछ और लीक हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? मुल्क के इतने बड़े चैलेंजेस हैं, मुल्क डूब रहा है। दहशत गर्दी का आलम यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो पेशावर में सानिया हुआ था, जिसने कौम को हिला के रख दिया था, उतना ही बड़ा सानिया हुआ पेशावर में। आज 100 से ज़्यादा बात हो गई हैं, कई लोग क्रिटिकल हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा जो कुछ अरसे से सुख का सांस ले रहा था, आज वहाँ बिल्कुल लोग जो है सहम गए हैं। शाह साहब वो कह भी यही रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर ही हमने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। और जब तो दहशतगर्दी के बढ़ते तब भी इख्तिलाफात पीठ पे थे, बल्कि आप धरना देकर बैठे हुए थे तब, लेकिन फिर साथ बैठे उस वाकये के बाद। नो वसीम भाई सुनिए, ये आज का ये जो वाकया हुआ है ना, ये तो काबिल अफसोस है। हम सदमे में हैं और यकीन जाने हमें मुल्क अजीज़ है, हमें अपनी ज़ात से, अपनी जवात से पाकिस्तान अजीज़ है और पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, हर लचक दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन ये बताइए, ये पेशावर के वाक़े से पहले हम तो बारहा कहते रहे। आप देखें मलकंड में जो हुआ, स्वात में जो हो रहा था, क्या तहरीक इंसाफ के वहाँ के मेंबरान और वहाँ की आवाम, वहाँ उन्होंने सफ़ेद झंडों से प्रोटेस्ट नहीं किया था? और वो जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एक एहसास उनको पैदा हो रहा था, क्या आपने मैं आपको नाम लेता हूँ, मुराद सईद की गुफ्तगू नहीं सुनी आपने? वो क्या कह रहे थे कि खुदारा ये जो आग लग रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी तपिश लाहौर तक पहुंच जाएगी। इस आग लगने की वजह क्या थी आपके ख्याल में? चूंकि सूबाई हुकूमत शाह साहब कल तक तो आपकी थी ना, अभी कुछ दिनों पहले ही तहलील हुई है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने एक सर्च देखा है ना वायलेंस में। तो वहां पे मैर्ज करूं, देखिए बिल्कुल सही फरमा रहे आप, सूबाई हुकूमत हमारी थी, लेकिन ये जो गुफ्तु शुनीद का पोर्टफोलियो है, मज़ाकरात करते हैं, मेज़ पे बैठते हैं, ये सूबाई वज़ीर आला ने करनी थी या वज़ारत खारजा ने करनी थी? भाईजान वो दुनिया में फिर रहे हैं और जो सबसे इस वक्त चैलेंजिंग मसला है दहशत गर्दी का, जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मज़ाकरात जो बहुत ज़रूरी हैं, वो काबुल तक नहीं जाते। क्या कर रहे हैं? प्रेयर ब्रेकफास्ट के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन साथ का पड़ोसी जो है काबुल, जिसका अमन हमारे अमन से जुड़ा हुआ है, वहां जाने के लिए इनके पास मोहलत नहीं है। क्या तमाशा दिखा रहे हैं? ये क्या ड्रामे रचा रहे हैं? देखिए इन हालात में शेख साहब, ये शाह साहब, अगर दहशतगर्दी के हवाले से भी कोई एपीसी बुलाते हैं तो आपकी राय में, बाकी पार्टी तो फैसला करेगी बाद में, आप लोग ज़ाहिर इस पर कंसल्ट करेंगे, आपकी राय में ये मश्क जो है वो ये एक बेकार की मश्क है और उसमें पीटीआई का बनता ही नहीं है शामिल होना एपीसी में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको बेकार नहीं कहूँगा। मैं मुहिब्बे वतन हूँ, मुझे इस मट्टी से प्यार है और मुझे पाकिस्तान के हर शहरी की जान अजीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमें हुकूमत अपना जहन बताए, वो चाहती क्या है? वो संजीदा है या तमाशबीनी कर रही है? वो हमसे बैठ के गुफ्तगू करने के लिए तैयार है या वो एक नाटक रचा रही है? अपना नाकामी जो है वो आज कह रही है। आप देखिए, एक तरफ एपीसी बुला रहे हैं और दूसरी तरफ हर नून लीग वाला हमें जिम्मेदार ठहरा रहा है। एक तरफ मईशत बैठ रही है और वो सारा लबादा जो है उसका, सारा जो उसका अंबार है वो हम पे डालते हैं। ये किस किस्म की गुफ्तगू चाहते हैं? किस किस्म की उनकी गुफ्तगू, लबो लहजा, उनका रवैया तो देखें। इन रवैयों के साथ नहीं बैठ सकते या बैठ सकते हैं शाह साहब ये इस एपीसी में जो कि टेररिज्म के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर फॉर्मल इनविटेशन आई है जी, मेरी आज तो मुलाकात हुई है, मैं कल खान साहब से मिलूंगा, मेरी कल उनसे दोपहर को मुलाकात होनी है, मैं पूछूंगा उनसे, अगर उनको फॉर्मल इनविटेशन आई है तो फिर हमें मिल बैठकर इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। वसीयत पार्टी के सीनियर लीडरशिप को, खान साहब को एतमाद में लेना चाहिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने होने चाहिए। आइन शिकनी जो अगर हो रही है, ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो हैं उनकी एक आइनी जिम्मेदारी है, वो उससे कतरा रहे हैं। पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं वो लाताल्लुक हुए बैठे हैं। निगरान सेटअप जो है वो जनाब हमारी कहते हैं ना, हमारी गत बनाने के लिए तैयार हुआ बैठा है। ये किस किस्म का माहौल है? और शाह साहब इसी बारे में ये खत भी जो आया है सामने, इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को लिखा है, वो गवर्नर केपी के हवाले से ही है। एक तो ये कि हमने कल उनका इंटरव्यू किया,
इस खत में लिखा है कि जनाब केपी गवर्नर ने कहा है कि दैट वुड बी गिवन, यानी इलेक्शन की तारीख वुड बी गिवन बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द एस्टैब्लिशमेंट। फैक्चुअली स्पीकिंग उन्होंने ये नहीं कहा, वैसे ये बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मैं मशवरा देता हूं कि सबको बुला ले और फिर फैसला कर ले। ये तो नहीं कहा कि एजेंसियां तारीख देंगी। अर्ज ये है, गवर्नर साहब को आइन का मुताला करना चाहिए। गवर्नर साहब को देखना चाहिए आइन क्या कहता है। वो अपना अब मशवरा कर ले ना, किसी वकील से मशवरा कर लें, अपने लॉ डिपार्टमेंट से मशवरा कर ले, आइन क्या कहता है। क्या आइन ये कहता है कि इसका फैसला इंटेलिजेंस एजेंसी ने करना है या एस्टैब्लिशमेंट ने करना है? आइन क्या कहता है, आइन का तकाजा क्या है? सही। अच्छा, ये अब इस सारे उसमें आप ये यानी शाह साहब इसमें समझा जाए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ऑफिशियल पोजीशन है कि ये सारे का सारा इस वक्त जो भी सियासी मंजरनामा चल रहा है, जिसकी आपने बहुत तफसीली मंजर कशी की है पिछली कुछ देर में, ये गवर्नमेंट अलोन नहीं है बल्कि इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है। क्योंकि वो तो लिख रहे हैं ना सदर पाकिस्तान को कि भाई आप इसका एक्शन लीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये हुकूमत बदामी साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये सियासी इस्तेकाम लाने में नाकाम हो चुकी है। ये दहशत गर्दी कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ये मईशत को संभालने में नाकाम दिखाई दे रही है। ये लोगों का एतमाद बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। और आज घर घर, गली गली, कूचा कूचा जो है, करिया करिया लोग इस पर बात कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब सदर पाकिस्तान से ये कहते हैं कि भाई हमने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया है, ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि आप खुद बीइंग द वाइस चेयरमैन आप खुद उस इजलास में मौजूद होंगे, ये रेजोल्यूशन आपके सामने मंजूर हुई होगी, जिसमें इमरान खान साहब के मुताबिक ये लिखा गया है कि सदर पाकिस्तान से कहा गया है टू टेक नोटिस एंड टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज एक्शंस दैट कॉन्ट्रवीन द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज ऑफ द लैंड एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? देखिए, आरिफ अलवी साहब मुल्क के सदर है, वो सियासत से बालातर है और वो एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, और उनका एक मनसब ऐसा है जो कि सियासत से बालातर है, और वो सुप्रीम कमांडर भी हैं आर्म फोर्सेस के। सही। तो उन पर बहुत जिम्मा, और उन्होंने नेक नियति से ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले करने की कोशिश भी की है। तो हमने उनको इस हैसियत से, उनकी जो एक आईनी हैसियत है, उस हैसियत से हमने उनसे दरख्वास्त की है कि अगर आइन शिकनी हो रही है, अगर कानून शिकनी हो रही है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स पामाल हो रहे हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें, उन लोगों की निशानदेही करें जो उसके ज़िम्मेदार ठहरे, और इसकी इस्लाह होनी चाहिए। नहीं तो ये हालात बिगड़ रहे हैं, तेजी से बिगड़ते चले जाएंगे। लेकिन शाह साहब, क्या सदर पाकिस्तान की भी यही राय है? मैं जरा आपसे सुनिएगा एक नुक्ता। हमने सदर पाकिस्तान के साथ जब नशिस्त की थी पिछले दिनों, हमने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट का क्या इस वक्त रोल है, किस तरह? तो उन्होंने ये कहा, जरा सुनिएगा, फिर जरा आगे बढ़ाता हूँ बात। देखिए सदर पाकिस्तान ने क्या कहा था। न्यूट्रल की तरह उनका झुकाव नहीं होना चाहिए के लफ्ज़ पर मैं बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा, आपने इसमें कमेंट करना ही छोड़ दिया। नहीं, ये बेटी हो गया ना। मैं कहता हूँ कि फौज का एक बड़ा अच्छा रोल है ना, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। ठीक है जी। आप इस और वो किसी सियासी इकाई की तरफ तो नहीं समझते? मैं मेरा ख्याल फौज का झुकाव होना नहीं चाहिए, और है होना नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं है। मगर ये तो फौज बता सकती है ना कि है वो। आपको तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं है मुझे कोई झुकाव होने के? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि फौज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो फौज खुद भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। फौज का अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल से फौज को दूर रहना दिन है आज का दिन की तारीख में पाकिस्तान की। और बाजवा साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स भी अभी दिए हैं, तो कभी कभी कहना पड़ता है ना फौज को, तो उन्होंने यही कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना। तो आप ऐसे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के किरदार से मुतमईन हैं? जी, मैं हमेशा मुतमईन हूं। तो अक्टूबर तक का तो बयान ये है उनका ऑन रिकॉर्ड कि वो मुतमईन है, और वो नहीं समझते कि इलेक्शन में कि कहीं ना कहीं कोई मुदाखलत हो रही है। और जाहिर है इमरान खान साहब बिल्कुल समझते हैं मुदाखलत हो रही है। तो आज की सदर पाकिस्तान की सोच क्या है, का अंदाजा है? जी सर। अर्ज ये है, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि फ़ौज को मुतनाज़ा बनाया जाए। ये फ़ौज किसकी है यार? हमारी है। फ़ौज में कौन सर्व कर रहा है? हमारे अजीज़ है ना, हमारे भाई होंगे, हमारे बेटे होंगे, हमारे अजीज़ व क़ारिब होंगे, हमारे बुज़ुर्ग होंगे।
कौन है फौज? ये हमारी है, जवान से लेकर सिपा सलार तक ये सब हमारे हैं। हमें इनकी कुर्बानियों का भी एहसास है, चाहे उनने दहशतगर्दी की जंग में जो जानी नजराना पेश किया है, चाहे वो कोरोना की जब आफत आई उसमें किरदार अदा किया है, चाहे फ्लड में जो उन्होंने रोल प्ले किया है। ये कौमी इदारा है। पाकिस्तान एक मजबूत और एक गैर मुतनाज़ा फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन अभी की सूरत हाल में तो अभी जो आरिफ अलवी साहब ने अपनी राय दी है, आपकी भी वो राय है क्या? उनका एक वो रोल नहीं है। समझते कि झुकाव है फौज का किसी तरफ? अब सुनिए ना, उनका एक रोल है। रोल क्या है? रोल है कि उन्होंने आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना है, और उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि माजी में तजावुज़ हुआ है। आपकी पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमारे मुल्क में इंटरवेंशंस हुई हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये तारीख़ का हिस्सा है, और हमने उससे बहुत कुछ सीखा भी है या सीखना चाहिए था। हमने गवाया बहुत कुछ है, हमने गवाया बहुत कुछ है। अब वो कह रहे हैं कि एज एन इंस्टीट्यूशन हमने फैसला किया है कि हमने आईनी रोल प्ले करना है और सियासत से अलहदगी अख्तियार करनी है। दुरुस्त फैसला है। एज एन इंस्टीट्यूशन ये फैसला अगर किया है तो बिल्कुल दुरुस्त किया है। अब इसके अंदर से अगर कोई इस जो इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है उसमें कोई तजावज़ करता है, उस लाइन को क्रॉस करता है, तो उसका नोटिस कौन ले सकता है? ठीक, मैं और आप तो नहीं ले सकते, हमारी तो हैसियत नहीं है। सदर पाकिस्तान वही ले की है, सकते हैं ना जिनके पास जो साहिब इख्तियार हैं, वही ले सकते हैं। देखने की बात यह है कि अगर एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा और एक बहुत अहम पार्टी का सरबराह, अगर उसको ये तशवीश है तो क्यों है? ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी राय दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं। शेख रशीद अहमद, इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि जरदारी साहब ने मेरे कत्ल का आसिफ जरदारी मेरे कत्ल का मंसूबा बना लिया। शेख रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बयान दिया था आसिफ जरदारी साहब के हवाले से। गिरफ्तारी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब कि शायद आएंगे मुश्तक भी? 3 इशू हैं। एक तो आसिफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को ऑर्गेनाइज किया है, उसको एलिमिनेट ख़त्म करने के लिए। कौन सी तंजीम? मुझे पता है, मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, तंजीम का नाम भी मालूम है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता। इस पर इस्लामाबाद पुलिस में एक दरख्वास्त हुई और इस्लामाबाद पुलिस में भी शेख रशीद साहब ने ये लिख कर दिया कि भाई ये मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया, इसको मैंने रीप्रोड्यूस किया है। और फिर कल भी गिरफ्तारी से कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इल्ज़ाम पे बिल्कुल कायम हूँ, इमरान खान ने ये बात मुझे बताई है और मुझे इमरान खान पे भरोसा है। शेख रशीद साहब उसके बाद अरेस्ट हो गए। अभी शेख रशीद साहब के भतीजे जो कि खुद फॉर्मर MNA भी रहे, शेख राशिद, वो हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम सर। सर जी, आपकी आखिरी फिर कब बात या रब्ता हुआ है शेख रशीद अहमद साहब से? आज मैं कोर्ट में था, एफएड की कचहरी में उनको तकरीबन 3-1 बजे पेश किया गया। वहाँ पर वो 1.5-1.5 घंटा वहाँ पर रहे हैं और वकला की बहस के साथ साथ उन्होंने खुद भी वहाँ पर जज साहब के साथ आज अपनी बहस खुद भी की है। और उन्होंने कहा कि जी ये रात के 12-12:30 बजे, हालांकि मैं हाई कोर्ट से रिलीफ मिला हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सुबह 8-8:30 बजे लग गई है जस्टिस जहांगीरी साहब के पास। तो अच्छा, कल समाअत है उसकी? कल समाअत है सुबह इस्लामाबाद। इसमें इस्तदाब की होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था फिर भी इन्होंने उठा लिया हमें। हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ये जो नोटिस आया था थाना पारा के अंदर, उसको सस्पेंड किया था और उससे कहा था कि आपने 6 फरवरी तक जो है वो IG इस्लामाबाद सारा रिकॉर्ड लेकर, उस पर आपने तौहीन अदालत की दरखास्त की इनके खिलाफ कि आपने मना किया था अदालत ने, फिर भी उन्होंने इसके बाद। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि मरी में इन्होंने FIR दे दी है। पहले तो ये मान नहीं रहे थे कि घर से इन्होंने क्लाशनकोव 2 जो उनकी लाइसेंसी थी और 2 उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और मोबाइल वगैरह लेके गए थे। अब वो FIR मुझे सुनने में आया कि इन्होंने कहा जी कि वो पुलिस पर उन्होंने हमला किया मुलाजमीन ने और वहां से उनके लाइसेंसी क्लाशनकोव पे गाड़ियां, पहले तो मान नहीं रहे थे, अब वो मान गए हैं। वो FIR एक अलग दर्ज होगी। आप को मालूम है कि सबको है कहाँ? सर अभी तक तो कुछ मालूम नहीं। मेरे बड़े भाई हैं शेख शाकिर साहब, वो इस्लामाबाद के थानों में, हर थाने में बेचारे फिर रहे हैं और इस्लामाबाद की इंतजामिया कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। वो हार्ट के भी पेशेंट हैं और कोरोना का भी उनके ऊपर 2 दफा अटैक हुआ है और 73 साल उनकी एज है
और आज जिस तरीके से बदामी साहब उन्हें हथकड़ियां लगाकर 3 दफा मैंने खुद उनको देखा, वो बेचारे सीढ़ियों में गिरे और बड़ी जलालत के साथ उनको वो क्या नाम है घसीटते हुए कमरा अदालत में लेके आए। रात को भी उन्होंने वो फर्श के ऊपर लेटे रहे, उनको कंबल भी नहीं ले जाने दिया। आज कोई खाना घर से नहीं जा सका, कोई मेडिसिन नहीं जा सकी। और मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं पता कि वो इस्लामाबाद में है कि नहीं है। मुझे भी ये इतलात मिली है, शायद मैं भी कल सुबह में लाहौर ले जाया जाए जियो फोरेंसिक के लिए, जो होता है उनकी लैब के लिए, वो भी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं पता, उन पर 3 खुदकुश हमले पहले हो चुके हैं और वो दहशतगर्दों के निशाने पर भी हैं। और जिस उन्होंने आपसे तरीके से टॉर्चर या ऐसी की चीज की शिकायत तो नहीं की कि ऐसा कुछ बदसलूकी या टॉर्चर उन्होंने हुआ? खुद थाने के अंदर जज साहब को, अदालत के अंदर जज साहब को कहा कि पुलिस ने मुझे कोई टॉर्चर नहीं किया। बहरहाल इन्होंने मुझे रात को सोने के लिए कंबल नहीं दिया, बिस्तरा नहीं दिया और मेरी मेडिसिन नहीं दी, खाना नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। और हथकड़ी जज साहब की मेहरबानी, उन्होंने उनकी हथकड़ी खुलवाई और जज साहब ने कहा भी था कि उनको हथकड़ी नहीं लगानी, लेकिन फिर ये वापसी पर जाते हुए हथकड़ी लगा कर धक्के देते हुए लेकर बहुत बहुत शुक्रिया शेख राशिद साहब। शेख राशिद साहब के भतीजे हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं। शाहमुद कुरैशी साहब ने भी पेशावर वाक़े का तज़किरा किया। पेशावर वाक़े के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको फराहम करेंगे हमारे सवालात के ज़रिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबरा जनाब मौज़म जा हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में आपका फिर खुश आमदेद कहते हैं। पेशावर में एक बदतरीन वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, जिसके नतीजे में इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद नमाजी शहीद हुए। अब जबकि इस वाक़े को कुछ दिन गुजर चुके हैं और चूँकि ये वाक़या इतना बड़ा था, फिर इसमें 26 घंटे तो सिर्फ रेस्क्यू में लग गए। अब जबकि कुछ वक्त गुजर गया है तो अब ये बहुत मुनासिब है कि अब ज़रा जब सारी इत्तलात आगे होंगी तो हम खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के सरबराह से पूछे कि अब क्या इत्तलात है कि पीछे कौन था, किस तरीके से वाक़या हुआ, क्या हुआ। और आज उन्होंने एक जज्बाती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, चूँकि हमने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड क्या था, हमने ये देखा कि इस वाक़े के बाद एक और बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ। और वो क्या, इस वाक़े में पुलिस एहलकार निशाना बनाए गए और इस वाक़े के बाद पेशावर में मुख्तलिफ़ जगहों पर पुलिस एहलकारों ने एहतजाज किया कि उनकी जान की हिफाजत को यकीनी बना जाए ना। दिस इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड ऑल्सो, वेरी सरप्राइजिंग ऑल्सो, अलार्मिंग तो है ही कि हम सब पुलिस एहलकारों की तरफ देख रहे होते हैं अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए। फिर एक वाक़या होता है जिसमें उनको निशाना बना दिया जाता है। अब सोचिए पुलिस एहलकार ही अगर वर्दी या बगैर वर्दी के एहतजाज कर रहे हो और एहतजाज बात की कर रहे हो कि हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, तो वो एहतजाज मतलब किससे है? और वो खुद अगर अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर है, एहतजाज कर रहा है, तो फिर मैं किधर खड़ा हूँ, मैंने क्या करना है? तो ज़रा ये भी आईजी साहब से पूछें कि भाई ये सारे का सारा मामला क्या है। बड़ा वो नाराज़ भी नज़र आए किसी पर, उनसे पूछेंगे किस पर, और बार बार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि ये ना करें, हमें तंग ना करें, हमें डीमोरलाइज ना करें। हमें उन्होंने क्या कहा, बार बार ये बात दोहराई, ज़रा देखिएगा क्या कहा। ये आप हमारी दुख में, हमारी तकलीफ में इजाफा करें, हमें छोड़ दें। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर बंदा स्पेकुलेट न करे, हमारे दुख को भी समझे और हमें ये भी समझे कि हम इंसान हैं, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे लिए मजीद मुश्किलात न पैदा करें, ज़्यादा तंग न करें कि मैं नाराज़ हो जाऊँ, मैं खफा हो जाऊँ और मैं कहूँ कि जी मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। प्लीज़ स्टॉप स्पेकुलेशन, प्लीज़ स्टॉप hurting us any more than we can tolerate. Do not hurt us. Do not hit at us. Do not present conspiracy theories. ये आईजी साहब किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों हर्ट हैं, और ये पुलिस एहलकार किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और वाक़या किसने किया है, ये सारी बेसिक मालूमात ज़रा लेते हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जनाब मौज़म जा अंसारी साहब हमारे साथ हैं। आईजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत ताज़ियत भी, ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पुलिस का नुकसान है, कौम का नुकसान है। सर अभी बताइएगा, अभी क्या ये हमला आवर की शनाख्त के हवाले से हतमी डिटेल्स आ गई हैं या अभी इट इज़ येट टू बी डिस्क्लोज कि जनाब ये किस तंजीम का था या कहाँ से आया था, क्या था? जी मैंने जैसे कहा कि हमें कुछ टाइम लगा है, लेकिन अभी हमने एक बार डिटरमिन कर ली है कि हमला आवर जो है वो ख़ुदकुश था और पुलिस लाइन में पुलिस के रूप में दाखिल हुआ और उसने एक ड्रामा किया और ही वॉज एबल टू कंप्लीट द ड्रामा एंड वॉज एबल टू एंटर द पुलिस लाइन मॉस्क। अभी हम ये जो आपने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, बल्कि और सीसीटीवी में भी दिखाया, आपने बताया कि उसने बाकायदा पुलिस का लिबास पहना हुआ था, जैकेट भी, और उसने पूछा कि मस्जिद किस तरफ है, फिर तरफ चला गया वो।
तो क्या इससे ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि मे बी वो उस वक्त पहली मर्तबा ही आया था उस पुलिस लाइन्स के एरिया में, तभी उसने पूछा कि मस्जिद कहाँ है? जी मैं आपको बताऊं, असल में ऐन मुमकिन है कि पहले भी आया हो। सीसीटीवी की फुटेज पुरानी जो है हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है कोई फैसिलिटेटर हो उसका। हाँ। लेकिन अगर कोई पुलिस लाइन को देखे, जो पेशावर के कुछ रहने वाले लोग होंगे वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो हमारा मेन गेट है पुलिस लाइन का, उसके बाद फिर एक 3 रास्ते जा रहे हैं उससे। ठीक है। एक रास्ता सीसीपीओ के दफ्तर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता जो है वो हमारे परेड ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और वो शुरू एक साथ ही होते। तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो गया हो कि मैं गलत रास्ते पे आया हूँ, सही रास्ते पे आया हूँ, और इसलिए उसने राह चलते हुए एक यूनिफॉर्म पुलिस एहलकार से, जो हमारा एक हवलदार था, बाद में इंटरव्यू किया। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि पहले आया हो और ना भी आया हो। ठीक है। और सर ये जो इब्तिदाई जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, जो आपने भी कहा और वज़ीर दिफा साहब ने भी कहा था कि मुमकिन है कि सामान आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर पहुँचाया हो और उसके बाद इसी, आपके ख्याल में अब जब हतमी तस्वीर सामने आ गई तो ऐसा नहीं था, बल्कि वो जितना भी सामान था जो फटा है वो सब वो उसी दिन लगा कर आया था और फटा है? ये ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ऐसी बात, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक, तो यानी वो नहीं था कि पहले से सामान जाता रहा। सही। और जी ठीक है। और इस बारे में कोई इत्तला या अंदाज़ा है कि इसको अंदर के किसी न किसी आदमी से कोई ना कोई सपोर्ट, यानी कि लाइन, कोई मालूमात, कुछ ना कुछ थी अंदर से शरारत? जी देखिए, वो हम इसकी शनाख्त और उसके बाद फिर इसके नेटवर्क तक पहुंचना, और वहाँ से फिर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इज़ इट कमिंग बैक टू द पुलिस लाइंस या कहीं आउटवर्ड इसका फ्लो है इंफॉर्मेशन का या हमारे नेटवर्क का। तो अगर अंदर का कोई शामिल हुआ तो वो भी यकीनन जो कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। और इस वक्त मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत जंगी बुनियादों पे कर रहे हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो हम आपके सामने लेके आएंगे। और सर ये रीसेंट सर्ज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यू बिलोंगिंग टू द पुलिस फोर्स, बीइंग द चीफ ऑफ इट, आपको ये नज़र आ रहा है कि पेशावर और इस तरह के सारे एरियाज़ में अफगानिस्तान का जो नया सिनेरियो बनाया है, जिसके बाद बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं और फिर सेटल भी हुए हैं, उसमें मिलिटेंट एलिमेंट ठीक ठाक आ गया है और उसने मिलिटेंसी शुरू कर दी है? यह आपको एक बड़ी वजह लगता है दहशतगर्द हमलों में इजाफे की? जी बिल्कुल। अगस्त 2021 के बाद से हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हुआ। अगर आप इजाज़त दें मैं आपको 2-3 फिगर्स बताता हूँ। 2020 की हमारी जो फिगर्स थी शहादतों की, वो थे 21 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए थे 2020 में। ठीक। 2021 में हमारी शहादतें बढ़ के 54 पे चली गई थी, 54। 2022 में हमारी शहादतें, और जो 2021 में 54 गई, उसमें ज़्यादा सर्ज आया अगस्त 2021 के बाद। अगस्त से पहले कम थी हमारी, अगस्त के बाद हमारी शहादतें ज़्यादा हुई और 54 का टोटल नंबर हमारा 2021 में आ गया। 2022 में हमारी शहादतें 119 हो गई पुलिस की, और इस वक्त हमारी शहादतें जो हैं वो 2023 के 1 महीने की जो हमारी फिगर है वो 112 के करीब चली गई है। इतना वाज़े और इतना ऑब्वियस इजाफा है, यानी कोई तज्जिया तलब बात ही नहीं है कि इसका अफगानिस्तान की सूरत हाल से किस तरीके से एक डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो सर इसमें क्या आप अपना ओपिनियन आप देंगे? जाहिर है ये पॉलिसी, इट इज़ द पॉलिसी मेकर्स हु हैव टू डिसाइड दिस, लेकिन आपका इस पर ओपिनियन है कि ये इस पे जो भी गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसीज़ बनी, उन्होंने ज़्यादा वल्नरेबल कर दिया हमारे सिटीजन्स को, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी, कि जनाब इस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट यानी सेटलमेंट करवाया गया। अगर वो पॉलिसी लेवल पे बेहतर फैसले भी होते तो ये इस तरीके से ना होता? देखिए मेरा काम, मैं एक सादा पुलिस का अफसर हूँ। पॉलिसीज़ के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर मैं ना डिस्कशन कर सकता हूँ, ना मेरी डोमेन है। मैं सिर्फ जो हार्ड फैक्ट्स हैं उनकी बात करूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर रजीम चेंज हुआ या गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद से मिलिटेंसी में हमारे पास इजाफा हुआ। ठीक है। अफगानिस्तान की जेलों से लोग आज़ाद हुए, मिलिटेंट्स आज़ाद हुए, इसमें कोई शक नहीं है। पेनिट्रेट होने के बाद पाकिस्तान में आए और आने के बाद whatever they were doing in Afghanistan, they started doing in Pakistan for the simple reason that this is the way of life for them. उनके पास और कोई काम नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। सही है। उन लोगों के साथ, मिलिटेंट्स के साथ क्रिमिनल्स का एक नेक्सस भी डेवलप हुआ।
लोकल क्रिमिनल्स जो थे, जो पुलिस के डर से घरों से भागे हुए हैं, कोई इश्तिहारी है, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई डिजर्टर है, उन लोगों के पास पनाह लेने के लिए चूंकि कोई जगह नहीं थी, तो वो उन्होंने मिलिटेंट्स के फोल्ड में वो भी चले गए। और उसके बाद सडनली दे नॉट ओनली फाउंड रेफ्यूज, दे फाउंड फूड, दे फाउंड शेल्टर एंड दे फाउंड अथॉरिटी। उनके लिए तो एक सेफ हेवन हो गया उनके लिए। फिर उन्होंने जो उनको करना आता था वही काम उन्होंने करना शुरू किया। ठीक है जी। और सर और एक और तीसरी चीज, तीसरा एलिमेंट इसमें, तीसरा एलिमेंट जो है वो डाउन ट्रॉडन, अनएम्प्लॉयड, एक्सट्रीमिस्ट माइंडेड यूथ जो उन इलाकों में थे और जिनका ख्याल ये था कि अभी हम कुछ नहीं है, लेकिन सडनली वो अपने इलाके के खान से ज़्यादा ताकतवर हो गए। जो जिस खान के पास जाने से वो घबराते थे, वो खान से डिमांड भत्ता भी कर सकते थे और अपने इलाके के अंदर उनका एक होल्ड होना शुरू हो गया। सो ये जो पावर उनको एक न्यूली फाउंड पावर मिली, तो वो भी मिलिटेंसी के अंदर इजाफे की वजूहात में से एक है। बिल्कुल सही। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रही। और सर, ये आपने जिम्मेदारान के हवाले से कहा कि ये टीटीपी ही था, जमातुल अहरार ही था। अब ज़ाहिर आप तो मुझसे 100 गुना बेहतर जानते हैं कि ठीक है, हाँ, हमारे लिए मतलब जो भी टेररिज्म एक्ट कर रहा है उसको हम एक ही नज़र से देखेगा एक आम शहरी, लेकिन हर जमात के डायनामिक्स अपने अपने, टीटीपी का भी मोमेंट फैक्टर अलग है तो फला अलग है। तो अभी ये भी कहना कबल वक्त है या इस पर हतमी नतीजा पहुंच गया कि ये बंदा किस जमात का था? इसकी जमाती वाबस्तगी के बारे में हतमी है इत्तला? जी देखें, शुरू में एक क्लेम आया और जिसमें उन्होंने कहा टीटीपी ने कि हमने उमर खालिद खुरासानी का बदला ले लिया। उमर खालिद खुरासानी भी मोमेंट बदला लिया उन्होंने। शाम को उन्होंने डिनाइल कर दिया कि जी हमने नहीं किया, ये हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। रात में जो हमारी अक्रॉस जो भी सोर्सेज हैं या जो इंटेलिजेंस अवेलेबल है, उस इंटेलिजेंस के नतीजे में ये चीज़ हमारे सामने फिर आई कि ये इन्होंने पहले तो इसको बहुत बड़ी सक्सेस समझते हुए क्लेम कर लिया। फिर उनके लोगों ने समझाया कि जी ये हमला जो हुआ है मस्जिद में हुआ है। मस्जिद के अंदर जो लोग, चाहे पुलिस वाले थे मगर थे नमाजी, नमाज पढ़ रहे थे, इससे आपको एक पब्लिक बैकलैश आएगा। इससे आपको जो सिंपैथी आप गेन करना चाहते हैं या जो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि शायद आपको यू विल बी कैस्टिगेटेड, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड और यू विल बी कंडेम्ड। तो उसकी वजह से उन अपना ये रिव्यू किया कि जी हम नहीं है इसके। अच्छा, इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं, यानी ट्रैजिक तो है लेकिन इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि यानी ये इन जमातों की तो यानी आप ये अप्लाई कर रहे हैं ना कि भाई जिसने पहले जिम्मेदारी कबूल की थी असल में उसी ने किया, बाद में सिर्फ उसने बैकलैश के डर की वजह से एक यू टर्न ले लिया। लेकिन दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन फॉर दिस, इसके अलावा इनकी शनाख्त है क्या? एंड दे हैव बीन प्राउड ऑफ इट। वो मसाजिद, इमाम बारगाह में हमले करके कबूल करते रहे और ज़ाहिर है हमेशा से ऐसा ही मजम्मत आती है ना जब किसी भी इबादतगाह पे हमला होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा बड़ी मजम्मत हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगा, चलो कह दो हमने नहीं किया। जी देखिए, बात यह है हमारा तजर्बा जो मिलिटेंसी का है उसके अंदर 3 तरह के इनके होते हैं। एक वो काम होते हैं जो इन्होंने किए नहीं होते, क्लेम करते हैं। एक वो होते हैं जो इन्होंने किए होते हैं, उसको डिसोन करते हैं। और तीसरा वो है जो छोटा काम किया होता है, थोड़ा काम किया होता है, उसको एग्जेजरेट करके बता देते हैं। और इनकी इस वक्त की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि मसाजिद में और इमाम बारगाहों में और बाज़ारों में और स्कूलों में और अस्पतालों में हम नहीं करेंगे। तो स्टेटेड पॉलिसी उन्होंने मीडिया के और आवाम की सिंपैथी गेन करने के लिए दी ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम दे कंटिन्यू टू लॉन्च वेरियस अटैक्स एट वेरियस प्लेसेस एंड देयरफॉर मैं समझता हूँ कि इसको हम अगर इस पॉलिसी के अंदर इनकी देखें तो पता चल जाता है कि ये क्लियर है और दहशतगर्द जमाते हैं। आपने शुरू में बात की कि हम इनको क्लब कर दें दहशतगर्द, तो ये दहशतगर्द जमाते ही हैं। ठीक है। और सर आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहते रहे, लातादाद बार आपने कहा कि हमें तंग ना करें, हमें डिमोरलाइज ना करें, मेरे बच्चों के साथ ये ना करें, हमें डिमोरलाइज ना किया जाए साजिशी में। ये आप किससे कह रहे थे? ये कौन, यानी ये क्या मीडिया पे बैठे हुए तज्जियाकारों का मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, सियासी, ये किसको, यानी ऑनेस्टली आई एम कंफ्यूज कि आप किसको कह रहे थे? जी देखिए, मैं पहले तो आपको ये पता होगा कि मैं क्यों कह रहा था ये कि मैं मेरे बच्चों को डिमोरलाइज ना आपने कहा कि कोई कहने लगा कि ड्रोन हो गया है, कोई कहने लगा जी बम फिट हुआ है, कोई ये कहने लगा ये क्या, हर कोई अपना अपना शुरू हो गया। वो ठीक, तो आप नहीं, इसमें वसीम एक और डेवलपमेंट हुई ना।
कल से 2-3 जगह पे पुलिस के 10-15-20 लोग 10-15-20 अहलकार आए मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के ऊपर और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात की कि तहफ़्फ़ुज़ हमें दिया जाए और हमारा खून बह रहा है वगैरह वगैरह। और उससे और ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट होना शुरू हो गया। केपी के अंदर जो सोशल मीडिया था उसमें प्रोपेगेट होना शुरू हो गया और फिर उसको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस तरह से रिफ्लेक्ट किया जैसे ये खुदा न खास्ता कोई म्यूटनी हो रही है या बगावत हो गई है या पुलिस वाले जो हैं अपनी नौकरियां छोड़ना शुरू हो गए हैं। तो मैंने उन लोगों को, उन सोशल मीडिया के टाइगर्स को पैगाम दिया कि खुदा के वास्ते मेरे बच्चों को आप गुमराह ना करें और मेरे लोगों को बददिल ना करें और डिमोरलाइज ना करें। प्रोटेस्ट हुआ है, पुलिस वालों ने किया है, जो कि बड़ा स्ट्रेन दिया। ठीक बात है कि एक आम आदमी अपनी हिफाजत के लिए पुलिस को देखता है और पुलिस का जवान अगर वर्दी या बगैर वर्दी के सड़कों पर हो कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो उससे बहुत ही अजीब मैसेज जाता है। दिस इज सरप्राइजिंग ऑन सो मेनी लेवल्स। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरा क्या ऑर्गेनिक नहीं था क्या? मतलब इसको कोई करवा रहा था क्या? इंजीनियर था? मतलब कौन था अगर कोई और पीछे था? जी बिल्कुल बिल्कुल ये ऑर्गेनिक नहीं था। इसको मोटिवेट किया गया। किसने किया? जी किसने किया? वेस्टेड, मैं नाम नहीं लूंगा, वेस्टेड इंटरेस्ट थे और उसमें कुछ बिल्कुल ऐसे लोग भी थे हमारे अपने, कुछ ऐसे लोग, किसी को हमने सस्पेंड किया हुआ है, किसी के खिलाफ एक FIR है, किसी को हमने दूर दराज किसी जगह पे ट्रांसफ़र किया है, कोई अपने अफसर से नाखुश है, किसी को क्वार्टर गार्ड में बंद किया था किसी वक्त किसी स्टेज पे। ये लोग जो है इन्होंने ग्रुप्स बनाए सोशल मीडिया के, लेकिन उसके साथ ऐसे लोग ज़रूर थे जो हमारी इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके, ख़राब करके तासुर ये देना चाहते थे कि या केपी के अंदर हालात ख़राब हैं और इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं और अगर ये कैटापुल्ट होगा और स्नोबॉल होगी और हमारे पुलिस वाले सारे के सारे या ज़्यादा तादाद में रोडों पे निकल के आ जाएंगे तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया और मैं आपको यहाँ एक बड़ी बात बताऊँ वसीम जी सर, कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने बहुत ताउन किया और उन लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया और फिर निशानदेही भी की और उनको हमने पकड़ा भी है। और हम एक मैकेनिक है, फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक है दरमियाना सा पढ़ा लिखा और उसने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उसका एक रिश्तेदार है जो कि एक पुलिस में सस्पेंड हुआ सिपाही है, ठीक है, उसने उसके साथ बैठ के बात की कि जी ये है ये, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर 100-200 लोगों को इनविटेशन भेज दिए व्हाट्सएप के और वो आ गए उसके अंदर और मासूम लोग हैं। देखिए गम मौजूद है, गुस्सा मौजूद है, उसकी चैनलाइजेशन नहीं है, उसको चैनलाइज उन्होंने किया एक्सप्लॉइट करके और उनको चैनलाइज नेगेटिवली किया। अब हमने जो उसको रंग दिया है या रास्ता दिया है उनको, वो उसकी पॉजिटिव चैनलाइजेशन है और मैंने अपने लोगों को कहा है कि हम खड़े हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैंने आज दरबार में एक बात की, वसीम प्लीज़ ये ज़रूर आप मुझे आप शेयर करें लोगों के साथ कि मैंने दरबार में ये बात की कि अगर कोई मेरे साथ नहीं है, जो आदमी ऐसी जगह पोस्टिंग चाहता है या ऐसी हिफाजत वाली जगह चाहता है जो कि जहाँ पे मौत ना आए, ज़ख़म ना हो, किसी जान को ख़तरा ना हो, मुझे बता दे, मैं सज़ा नहीं दूंगा उसको, मैं उसको सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उस महफूज इलाके में भेज दूंगा जहाँ वो चाहता है। लेकिन मेरे साथ जो खड़ा हो के लड़ने को के लिए तैयार है, अगर आप में से लोग लड़ने को तैयार ना हो तो जो नहीं होगा कोई बात नहीं है, जो होगा मेरे साथ आ जाए, मैं आपके बगैर, अगर नहीं होगा कोई, मैं अकेला भी लड़ूंगा और जंग जीतूंगा। सारे लोग मेरे साथ, 1000 जवान को मैंने खिताब किया, 1000 जवान मेरे साथ खड़ा था, सारों ने हलफ लिया और सारों ने कहा कि हम खून का आखिरी कतरा बहाएंगे। तो असल में जो इनको डीमोटिवेट करने वाले, डीमोरलाइज करने वाले लोग थे, उनको हमने सेपरेट कर दिया और अपने लोगों को हमने सीधा रास्ते और कुछ गिरफ्तारियां भी की। ठीक है सर, आपने आज ये कहा था कि हम जो शोहदा की तादाद जो कि आखिरी जो मैंने देखी वो 101 दिखी। आपने कहा कि वो चूँकि कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ आज़ा को ही अलग से एक बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया है, वो अब जब सारा ओवर है तो रिव्यू कर लिया है, इसको हम रिव्यू करेंगे और हो सकता है शोहदा की तादाद एक रिवाइज नंबर आए जो कि ओरिजिनल नंबर से कम हो। तो आईजी साहब क्या आप अभी बताते हैं कि फाइनल ऑफिशियल फिगर एज वी स्पीक क्या है? मार्टर्ड 84, हमारे शोहदा 84 हैं। अच्छा, सुसाइड बॉम्बर उसमें एक है, ओके, 2 सिविलियंस हैं जिसमें से एक विजिटर था जो किसी काम से हमारे दफ्तर आया था, जिसका रिकॉर्ड एंट्री उसके पास कार्ड मौजूद था। एक
लेडी खातून है जो हमारी एक लेडी कांस्टेबल की वालदा है, चूँकि मस्जिद के बिल्कुल पीछे हमारे पुलिस लाइंस के क्वार्टर भी थे और उस क्वार्टर के अंदर ये हमारी एक लेडी कांस्टेबल की वालदा थी जो उस क्वार्टर में थी, और जिस वक्त ये धमाका हुआ तो कोई मलबे का टुकड़ा जो है वो उनके ऊपर भी आके गिरा और उसकी वजह से इनकी भी शहादत हुई। 84 हमारे शोहदा हैं, एक सुसाइड बॉम्बर है 85 हो गए, 2 सिविलियंस हैं 87 हो गए, 87 हैं। इसके अलावा जो इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं, टोटल 157 थे जो कि हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ लोग थे कम जख्मी थे जिनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। 157 हमारे टोटल इंजर्ड हैं जिसके अंदर से इस वक्त 34 मौजूद हैं और बाकी तमाम डिस्चार्ज हो गए हैं। तो मेरा जो अगर कितने शदीद जख्मी है इसका भी अंदाजा है? 9 लोग हैं, 9 हमारे तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं जो टोटल जो शोहदा है ना वो 84 प्लस 2 सिविलियंस प्लस एक खातून, तो टोटल जो शोहदा हैं वो 87 है और एक खुदकुश हमलावर इसके अलावा है, राइट? नहीं 86 हैं, 84 शोहदा हैं, 2 सिविलियंस हैं जिसमें एक विजिटर है और एक लेडी है। वो लेडी जो है ना वो हमारी सिविलियंस के अंदर। अच्छा, वो जाहिर है आप जो तफरीक कर रहे हैं पुलिस और नॉन पुलिस बता रहे हैं, वरना जाहिर है यानी 86 लोग शहीद हुए हैं, 84 + 1 + 1 86 हमारे शहीद हुए हैं और एक सुसाइड बॉम्बर है, उसका हेड और बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो ये 86 हम 86 की गिनती रखते हैं। 101 का नंबर नहीं है बल्कि 86, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया आप अपडेट आ गया। जी 86 का नंबर है और डुप्लीकेशन उसमें हुई है और मोहम्मद सजाद और सजाद हुसैन और सजाद अली के नाम से एक सजाद था। हाँ, वो 3 काउंट हो गए इनिशियल में तो इसलिए नंबर ज़्यादा, ठीक है, ओके जी। और सर बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ये बता दीजिए, जाहिर है इलेक्शन कब होना है, क्या होना है वो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, सारा कुछ है। आपने सिक्योरिटी फराम करनी है जितनी मांगी है हिसाब से, और इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है किसी भी सूबे में जब सूबाई लेवल का इलेक्शन हो रहा हो। तो KPK की पुलिस जो है, अगर आपसे कहा जाए तो आप इंतखाबात में जितनी सिक्योरिटी चाहिए वो आप देने के लिए लॉजिस्टिकली आप तैयार हैं? ये इस सवाल का बैकग्राउंड है कि मतलब सिंध में हुआ था ना सिचुएशन कि खबर आई कि शायद पुलिस ही कहते हैं कि सर हमें सैलाब वगैरह में चाहिए, हम इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। तो ऐसा आपका कोई मौक़िफ़ है कि सर अभी सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है, हमें तो मसाजिद, इमाम बारगाह, यहाँ वहाँ पुलिस चाहिए, मैं इलेक्शन के लिए नहीं दे सकता? या अगर आपसे कहा जाए कि भाई इलेक्शन परसों है तो आप कहीं भी रेडी है, मैं तैयार हूँ? हम इलेक्शन, फ्लड, सेंसस, पोलियो, हर ड्यूटी के लिए हर वक्त तैयार हैं, खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छी बात है। रिसोर्सेज नहीं है, कौम की खिदमत है, हलफ उठाया हुआ है, जान की खून की परवाह नहीं करेंगे, जो काम जिम्मे लगाया जाएगा इंशाल्लाह पूरा करेंगे। आपसे कहा जाए कल सुबह इलेक्शन है तो आपके पास है सर, आप तैयार होंगे? बिल्कुल ठीक है, जिस तरह किसी भी और एक्टिविटी के लिए तैयार होंगे। कल शायद मैं ना कर इतवार के दिन करा दूंगा, इतवार के दिन मैं करा दूंगा। नहीं महावरतन कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते कराची की शारा पर आज हमने ये एक बदनुमा मंजर देखा कि जब एक खातून ने, जो बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने किस अंदाज से एक पुलिस एहलकार को, एक सीनियर पुलिस एहलकार को, वो बारिश एहलकार को थप्पड़ रसीद करती हुई नज़र आई। ये एक थप्पड़ नहीं होता, ये इसके अंदर ये एक एक्शन नहीं होता, ये एक कन्विक्शन होता है जिसमें आपको पता होता है कि मैं बाअसर हूँ तो किसी की मजाल क्या है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। तो ये थप्पड़ ये इन साहब को नहीं पड़ा है पुलिस एहलकार को, ये इस वर्दी को पड़ा है पुलिस की, ये पुलिस के डिपार्टमेंट को पड़ा है, जिस पर हम बहुत तनकीद करते हैं, करनी चाहिए जहाँ बनती हो, लेकिन जहाँ ज़्यादती हो रही हो वहाँ इनके साथ भी खड़ा होना चाहिए। अगर ये एक एग्जाम्पल नहीं बनाई गई इन पुलिस एहलकार के साथ ये सलूक करने वाली खातून के साथ, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि कभी ये खातून इस तरीके से थप्पड़ रसीद करके, कभी कोई शाहरुख जतोई के थप्पड़ रसीद करके, कोई व्यक्ति का निशान बना के, और कभी कोई और इस तरीके के इक़दाम करके कानून का मुंह चिढ़ाता रहेगा। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह।